नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 3 सामाजिक असमानता एवं अपवर्जन के प्रतिरूप जाति पूर्वाग्रह, अनुसूचित जातियां, राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग, महिला समानता का संघर्ष, धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण, निःशक्तजनों की देखभाल पढ़ेंगे। अब हम इस पाठ में आज टॉपिक जो पढ़ने वाला है वो है सामाजिक अपवर्जन कि सामाजिक अपवर्जन किसे कहते हैं या क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इस अध्याय का पाठ परिचय। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से समाज के उन वर्गों के बारे में चर्चा करेंगे जो विभिन्न कारणों से समाज की मुख्य धारा से अलग रहे हैं। इस विस्तृत विवेचन के आधार पर हम निम्न बातों को समझ पाएंगे। अब हम इस पाठ में जो है सबसे पहले सामाजिक असमानता और अपवर्जन का क्या अर्थ है, सामाजिक असमानता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आता है भारतीय समाज में जाति पूर्वाग्रह की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। फिर तीसरा आता है समाजशास्त्रीय दृष्टि से अनुसूचित जाति और असमानता के विविध पहलू कौन से हैं। फिर तीसरा है राजस्थान की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां और उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है। अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित सामाजिक पक्ष कौन कौन से हैं। महिला समानता के संघर्ष से क्या तात्पर्य है, यानी महिला समानता संघर्ष क्या है। फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के विविध आयाम कौन कौन से हैं या क्या है। फिर अगला आता है निःशक्त जनों की देखभाल के विभिन्न प्रावधान क्या है, निःशक्त जन यानी विकलांगजन। फिर उपर्युक्त बिंदु पर हम क्रमवार चर्चा करेंगे, यानी जो अभी हमने बिंदु पढ़े इन पर हम एक एक करके पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझ ले कि समाज के विभिन्न समूहों, समुदायों एवं वर्गों में भिन्नता क्यों है। हम सबसे पहले ये जानें कि समाज के जो समूह हैं, समुदाय हैं, वर्ग हैं, उनमें भिन्नता क्यों है, इसका कारण क्या है। भिन्नता का मूल कारण सामाजिक असमानता है और सामाजिक असमानता के प्रभाव से कुछ समूह अपवर्जित समूह की श्रेणी में आ जाते हैं। अतः सामाजिक असमानता के अवधारणात्मक पक्ष को जानना उतना उचित होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक असमानता क्या होती है, सामाजिक असमानता किसे कहते हैं। सामाजिक असमानता क्या है। यह एक सापेक्ष अवधारणा है, यानी समान अवधारणा है। सामाजिक असमानता को समानता एवं बराबरी के आधार पर समझ सकते हैं। अगर हम कहें कि सामाजिक असमानता क्या है, तो सामाजिक असमानता समानता के बराबर है, उसके आधार पर हम इसको जानेंगे। अर्थात सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जब हम दो या दो से अधिक इकाइयों की तुलना करते हैं और देखते हैं कि दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं, तो इसे सामाजिक भिन्नता कहते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक इकाइयों की तुलना की जाती है और तुलना करने पर दोनों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, तो इसे सामाजिक भिन्नता कहते हैं, सामाजिक भिन्नता कहा जाता है। क्योंकि भिन्नता किसी सामाजिक विशेषता पर आधारित होती है। ऐसी भिन्नता जो दो या दो से अधिक इकाइयों की तुलना करने से ज्ञात होती है, इसी को हम सामाजिक असमानता कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक असमानता क्या है। जब हम दो वस्तुओं की या दो इकाइयों की तुलना करते हैं और तुलना करने से जब हमें ये ज्ञात होता है कि तुलना करते हैं और तुलना करने पर जो भिन्नता या जो दो इकाइयों की तुलना है वो सामाजिक असमानता कहलाती है। इसमें कहा भी गया है कि ऐसी भिन्नता जो दो या दो से अधिक इकाइयों की तुलना करने से ज्ञात होती है, इसी को हम सामाजिक असमानता कहते हैं। जैसे हम दो व्यक्तियों को देखकर उनके व्यवहार में सामाजिक असमानता को समझना चाहें तो हमें उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी
लेनी होगी। अब इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को समझना चाहें या सामाजिक व्यवहार को जानें तो सबसे पहले उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी, सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। यदि उनमें से एक पुरुष है और दूसरा स्त्री है तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह लिंग आधारित असमानता है। इसी प्रकार आवास के आधार पर एक शहर का है दूसरा गांव का है तो ये आवास आधारित असमानता कहेंगे। सामाजिक असमानता के ऐसे कई आधार होते हैं, यानी हम कहें कि सामाजिक असमानता के आधार क्या है तो सामाजिक असमानता के कई आधार, यानी कि रचना के आधार पर, उनके आवास के आधार पर और इस प्रकार से बहुत सारे आधार होते हैं। कई आधार होते हैं जैसे आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, जाति, धार्मिक मान्यताएं, भाषा, परिवार की प्रकृति, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, संसाधन एवं सांस्कृतिक पहचान। स्पष्ट है कि सामाजिक असमानता का कोई ना कोई आधार अवश्य अनिवार्य रूप से होता है तथा इसी आधार पर दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच की तुलना की जाती है। अब हम देखते हैं सामाजिक अपवर्जन क्या होता है। सामाजिक अपवर्जन सामाजिक असमानता के संदर्भ में एक अवधारणा है, सामाजिक अपवर्जन की है। सामाजिक अपवर्जन को हम एक सामाजिक स्थिति या एक प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। जब सामाजिक अपवर्जन को एक सामाजिक स्थिति या दशा कहते हैं तो इसका तात्पर्य कोई समूह समाज की धारा से अलग है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम सामाजिक अपवर्जन को एक सामाजिक स्थिति कह दें या दशा कहते हैं तो इसका अर्थ, इसका तात्पर्य कोई समूह समाज की मुख्य धारा से अलग है, वह समाज की मुख्य धारा का भाग नहीं है। लेकिन जब हम सामाजिक अपवर्जन को एक प्रक्रिया कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग करके सीमांत स्थिति में पहुंचाया गया है, यानी कि उसको सीमांत स्थिति में पहुंचा दिया गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक समूह जब तक समाज की मुख्य धारा में था तब तक वह अपवर्जन की श्रेणी में नहीं था। जैसे ही मुख्य धारा से अलग किया गया अपवर्जन की श्रेणी में आ गया। उदाहरण के लिए भारतीय समाज, अब यहाँ पर उदाहरण देकर के बताया गया कि ये अपवर्जन क्या है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पर आधारित उच्चता निम्नता का क्रम है। इस व्यवस्था से पूर्व कोई भी समूह अपवर्जित श्रेणी में नहीं था, लेकिन जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अपवर्जन की श्रेणी में आ गए। इसी प्रकार की स्थिति जनजातीय समुदाय की है, अर्थात कतिपय कारणों से समाज के कुछ वर्ग समाज की मुख्य धारा से अलग होकर के अपवर्जित श्रेणी के कहलाने लगे। ऐसे वर्गों की पहचान अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में हुई। इसी प्रकार के सामाजिक वर्गों को अपवर्जन के प्रतिरूप कहा जाता है। अपवर्जन के ऐसे प्रतिरूपों की विस्तृत विवेचना अब हम करेंगे। अब अगला टॉपिक आता है जाति पूर्वाग्रह कि जाति पूर्वाग्रह क्या होता है। सबसे पहले हम जाति शब्द को समझेंगे कि जाति शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कैसे हुई। भारत में जाति व्यवस्था ने अपने अनूठेपन एवं अद्वितीयपन के कारण देशी एवं विदेशी सभी तरह के समाजशास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जाति शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अनेक लेखकों ने बड़ी भ्रामक जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं। भ्रामक यानी भ्रम में डालने वाली, यानी भ्रमित करने वाली जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं कि जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कि कहा जा रहा है कि जाति शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अनेक लेखकों ने बड़ी भ्रामक जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं कि जाति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति
अब जो है जाति अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और कास्ट शब्द जो है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाल के शब्द कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ प्रजाति, नस्ल या जन्म है। एक तरफ हम ये घोषणा करते हैं कि जाति भारतीय सामाजिक संरचना की विशिष्ट संस्था है तथा ये विशुद्ध भारतीय हैं जो वर्ण से कालांतर में उत्पन्न हुई है। दूसरी तरफ हम इसकी उत्पत्ति के शब्द अंग्रेजी एवं पुर्तगाली में खोजते हैं, पुर्तगाली में देखते हैं। ये बड़ा विरोधाभास है। जाति शब्द की उत्पत्ति के लिए अध्याय 1 में देखिए, यानी अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि जाति शब्द की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। प्रारंभ में जाति का संबंध मूल स्वभाव एवं गुणों से ही रहा है, जैसे मानव का स्वभाव पशु का पशुता, जल का शीतलता, अग्नि का उष्णता आदि गुण उच्च एवं निम्न होते हैं। गुण स्थूल एवं सूक्ष्म होते हैं। गुण जो होते हैं वो स्थूल और सूक्ष्म होते हैं। स्वाभाविकता में गुणों की उच्चता एवं निम्नता के आधार पर जातीय संस्तरण पाया जाता है। प्राचीनतम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल में कहा गया है। आप कह रहे हैं कि प्राचीनतम जो ऋग्वेद है उसके पुरुष सूक्त 10वें मंडल में ये बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से अब जाति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस आधार पर हुई है, वो इसमें बताया जा रहा है कि जाति शब्द की उत्पत्ति के बारे में जो हमारा प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है उसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजा से क्षत्रिय की, जंगा से वैश्य की और पाद यानी पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, जिसका अभिप्राय मानव के स्वभाव एवं गुणों से था। जो मानव अपनी आजीविका तथा समाज की सेवा हेतु मुख का सर्वाधिक प्रयोग करे वह ब्राह्मण है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो गुण थे उनका संबंध जो मानव अपनी आजीविका तथा समाज की सेवा हेतु है सर्वाधिक प्रयोग करे वह तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कार्य क्या है? शिक्षा देने का है, यानी वो मुख के द्वारा शिक्षा दे करके अपनी आजीविका को कमा सकता है। और जो अपने बाहुबल से समाज रक्षा का कार्य करे वह क्षत्रिय है, और क्षत्रियों का कार्य है समाज की रक्षा करने का। और शारीरिक श्रम, व्यापार, कृषि आदि के कार्यों से समाज का हित करे वह है वैश्य। अब वैश्य का कार्य है कृषि, श्रम और व्यापार करने का। फिर जो इन सभी की सेवा करते हुए इनकी भूमिकाओं के निर्वहन में सहायता करे वह समाज को स्वच्छ और निरोगी रखे वो वर्ण है, शूद्र है। यानी कि अब शूद्र वर्ण का काम है समाज को स्वच्छ रखने का, साफ सफाई का कार्य शूद्र लोगों का है। अब एक कालांतर में इन्हीं में अधिक पेशेगत विभेदीकरण एवं उनके स्थायित्व के कारण विभिन्न जातियां अस्तित्व में आई और धीरे धीरे अपने स्वभाव एवं गुण स्थायी होने के कारण ये योग्यता जन्म में बदल गई। D.N. मजूमदार और T.N. मदान इन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जाति एक बंद वर्ग है कहकर के परिभाषित करते हैं, यानी कहकर परिभाषित किया है। यानी कि ये प्रश्न पूछा भी जाता है, कई बार परीक्षा में आया है कि जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है? तो D.N. मजूमदार और T.N. मदान इन इंट्रोडक्शन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जाति एक बंद वर्ग है कहकर के परिभाषित करते हैं। केतकर की पुस्तक का नाम हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया है। फिर में लिखते हैं जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं। पहला, सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो सदस्यों में जन्म लेते हैं और इसी प्रकार पैदा होते हैं। अब यहाँ पर आता है कि पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरा, सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। इस प्रकार जाति में अंतर्विवाह का नियम लागू होता है। साथ ही जाति के साथ
व्यवसाय और पेशे जुड़े होते हैं। जाति में क्या है, एक कठोर सामाजिक नियम है जहाँ पर समूह के बाहर विवाह करने पर रोक लगा दी जाती है और इस प्रकार जाति में अंतर्विवाह करने का नियम लागू है। और साथ ही जाति के साथ ही साथ व्यवसाय और पेशे भी जुड़े हुए हैं कि कौन सी जाति का कौन सा व्यवसाय है। जिस प्रकार से जैसे धोबी का काम कपड़े धोने का है, या मोची का काम जूते सिलने का है, या दर्जी का काम कपड़े सिलने का है, और सुनार का काम सोने चांदी के काम करने का है। इस प्रकार से प्रत्येक जाति के व्यक्ति का व्यवसाय भी निश्चित है। प्रत्येक जाति का सदस्य दूसरी जाति के बारे में कुछ पूर्वाग्रह धारणाएं रखते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रत्येक जाति का जो सदस्य है वो दूसरी जाति के बारे में पूर्व धारणाएं बना करके रखते हैं। यद्यपि इनका कोई अनुभाविक सत्यापन नहीं होता, ये कहें तो हम सत्य नहीं होती है, सिर्फ एक अनुमान के आधार पर इनकी धारणा बना ली जाती है। पूर्वाग्रही आगे चल करके जातिवाद में बदल जाते हैं। जो ये पूर्वाग्रह है, एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के सदस्यों के बारे में जो पहले से ही धारणा बना लेते हैं, वही आगे जा करके जातिवाद में बदल जाती है। नर्मदेश्वर प्रसाद ने अपनी पुस्तक द स्मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम में, अंडरलाइन कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कास्ट सिस्टम में ऐसी अनेक कहावतें बतलाई जिनमें विभिन्न जातियों के संदर्भ में पूर्वाग्रह स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। प्रसाद के अनुसार अनेक जनजातियों के साथ विभिन्न स्थिर रूप जनसाधारण के मानस में उपस्थित है। ये स्थिर रूप लोगों की दूसरी जातियों के बारे में परिकल्पना एवं पूर्वाग्रहों के आधार पर निर्मित होते हैं। भारतीय सामाजिक इतिहास में जातियाँ एक दूसरे की पूरक एवं पोषक रही हैं। अगर हम भारतीय इतिहास उठा करके देखें तो ये जो जातियाँ हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं और एक दूसरे की पोषक भी हैं। इनको अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक दूसरे का विरोधी तथा शोषक करने का पुरजोर प्रयास जारी है। ये एक दूसरे का विरोध करती हैं, एक दूसरे का शोषण करती हैं, इसके लिए प्रयास जारी है। लोकतंत्र में संख्या बल के महत्वपूर्ण होने के कारण अनेक जातियों को राजनीतिक दलों द्वारा स्थायी वोट बैंक के लिए आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। परिणाम स्वरूप पिछड़ेपन की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। साथ ही आरक्षित एवं अनारक्षितों में एक दूसरे के प्रति घृणा, विद्वेष तथा संघर्ष की स्थितियां सृजित हुई। इन स्थितियों में जातियों के मध्य एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रहों को और अधिक बल दिया गया।